मेरे मन में है वो आपसे पूछूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उससे अपडेट करवा दें। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सल संगठन के महासचिव देव जी ने सरेंडर कर दिया है। तो सीसीएम देव जी और सीसीएम संग्राम ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो विजय शर्मा ने कहा कि ये बड़ी सफलता है और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कुछ और नक्सली जो निष्क्रिय है उनका भी सरेंडर होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे। देखिए, अभी तक चर्चा यही थी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, लेकिन अब खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि कर दी है कि सीसीएम देव जी और सीसीएम संग्राम ने सरेंडर कर दिया। तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, अगर ऐसा है तो एक बड़ी खबर होगी। बिल्कुल बड़ी खबर होगी, वो भी उस समय में जब धीरे धीरे घड़ी का कांटा बढ़ रहा है उस तिथि की तरफ, जो तारीख केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरे दावे के साथ कही थी कि 31 मार्च 2026 को माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा पूरे देश से। ऐसे में अब सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां बचे खुचे माओवादी हैं। इसके पहले माओवादियों को ढूंढने के लिए तमाम तरह के उपकरण थे जिसे प्रयोग में लाए जा रहे थे, जिसमें ड्रोन हो या उन्हें सर्विलांस में रखा जा रहा हो या उनके फोन या वॉकी टॉकी ट्रैक किए जा रहे हो। लेकिन अब लगातार बदलती परिस्थितियां और कमजोर होती स्थिति के साथ माओवादियों ने अपनी बदली हुई रणनीति के साथ अपने सारे हथियार और वॉकी टॉकी सारी चीजों को डंप कर दिया। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ गई कि तारीख तो लगातार कम होती जा रही है दिन, और ये माओवादी अब मिल नहीं रहे। ऐसे में अगर देवजी का सरेंडर होता है तो दबी जुबान में ये बात भी निकल कर आई है कि जो छत्तीसगढ़ के लिए अभी बड़ी चुनौती है पापा राव, वो भी कहीं ना कहीं देवजी के ही नेतृत्व में था, और उसका भी यही था कि जब तक देवजी की तरफ से कोई फैसला नहीं आता वो आगे कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो अब ये भी उम्मीद है छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बड़ी खबर होगी कि देवजी का समर्पण करना, तो निश्चित ही तौर पर कहीं ना कहीं अब जो पापा राव है या छत्तीसगढ़ में जो सक्रिय माओवादी हैं उनके वापस आने की भी एक उम्मीद बढ़ेगी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। खास बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ज्यादा नाक बचाने वाली बात है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का जो दावा है वो छत्तीसगढ़ सरकार को ज्यादा कनेक्ट करता है मुकाबले तेलंगाना के, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है। एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि ये साइकोलॉजिकल वार भी है। यहाँ इस बात का भी कंपटीशन चल रहा है कि बड़ा नेता किसके पास समर्पण कर रहा है और बाकी लोग कहाँ समर्पण कर रहे हैं। इसको लेकर भी एक साइकोलॉजिकल जीत हार का बातचीत चल रही है कि जैसे बटालियन का हेड था देवा, उसने तेलंगाना में समर्पण किया, तो जबकि छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि समर्पण पॉलिसी अभी सबसे ज्यादा हमारी बेहतर है। देवजी का वहां समर्पण करना, हिड़मा का आंध्र प्रदेश में मारा जाना, कुल मिला के ये साबित करने की भी राजनीति है इसमें कि माओवाद को खत्म तो किया जा रहा है, लेकिन जो मजबूत किले हैं उसे ढहाने में छत्तीसगढ़ या बीजेपी की सरकार वाले जो राज्य है उनसे ज्यादा मजबूत दूसरी पार्टी की सरकार वाली जैसे कि तेलंगाना, वो ज्यादा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन माओवादियों के लिए एक उम्मीद के तौर पर या आखिरी उम्मीद रही देव जी के तौर पर। अभी भी हालांकि समस्याएं खत्म नहीं हुई, चुनौती खत्म नहीं हुई। मिसिर बेसरा अपने आप में खुद पुलिस ब्यूरो है, वो अभी झारखंड में है, उनको लेकर क्या फैसला होता है, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि बीते दिनों जब तेलंगाना की तरफ से माओवादियों के द्वारा लगातार पत्र आ रहे थे कि सरकार के साथ शांति वार्ता की जानी चाहिए या इसको लेकर पहल की जानी चाहिए, तब इसके विरोध में मिसिर बेसरा की तरफ से भी एक पत्र आया था कि तेलंगाना की ओर के जो माओवादी हैं उनके तरफ से ये पत्र काफी दुर्भाग्यजनक है। ऐसे में ये भी लगता है कि वो भी एक पुलिस ब्यूरो है और उनकी मंशा बिल्कुल विपरीत है तेलंगाना के माओवादियों को की सोच से, तो वो भी एक चुनौती बनी हुई है। फिर भी एक बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ है। उम्मीद की किरण जो और फिर से डूबती नजर आ रही थी, फिर से सरकार के लिए खुशी की बात है कि भले तेलंगाना में समर्पण हुआ है, लेकिन एक बड़ा चेहरा फिर से खत्म हुआ है माओवाद संगठन पे। जी विकास, बसवराजू के मारे जाने के बाद लगातार चर्चा इस बात की थी कि चाहे देवजी की बात की जाए या फिर और जो बड़े कैडर के नक्सली बचे हैं, ये सरेंडर आखिर कब करेंगे। अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है, वैसे हम देख रहे हैं कि नक्सल संगठन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, लगभग खत्म सा हो गया है। देव जी के सरेंडर करने के बाद अब नक्सल संगठन में क्या कुछ स्थिति और परिस्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। देखिए, देव जी के समर्पण कर देने के बाद में अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जैसे हम गांधी की बात को कोट करते हैं, विवेकानंद की बात को कोट करते हैं, तो किसी एक बड़े माओवादी ने भी एक बार इस बात का जिक्र किया था कि अगर माओवादियों के दस्तावेज बच जाए और उनका कोई एक भी कैडर बच जाए तो संगठन अपने आप को फिर से स्टेबल कर लेगा, किसी चाहे उसके लिए जितना भी वक्त बीत जाए।
और सीधी सी बात है कि पोलित ब्यूरो के तौर पर एक शीर्ष नेता हैं देव जी, लेकिन उन्हें महासचिव बनाया गया। इसको लेकर कई भ्रांतियां हैं, क्योंकि जिस भी माओवादी ने समर्पण किया उसने भी इस बात को खारिज किया कि अभी देव जी को महासचिव बनाया नहीं गया है। हालांकि बसवराजू की मौत के बाद हर कोई ये कयास लगा रहा था कि वेणुगोपाल हो सकते हैं अगले महासचिव, लेकिन उन्होंने समर्पण कर दिया। तब फिर देव जी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, और अब जब देव जी ने समर्पण कर दिया तो एक ही पोलित ब्यूरो फिलहाल बचते हैं, मिसिर बेसरा। जिस संगठन का नेतृत्व अगर वापस नहीं आते हैं या मारे नहीं जाते तो वो अपने हाथ में ले सकते हैं, और ये ऐतिहासिक भी हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि तेलंगाना के माओवादी कभी नहीं चाहते थे कि नेतृत्व कभी भी उनके हाथ से निकले। और यही वजह है कि महासचिव के पद पर इसके पहले गणपति हो या बसवराजू हो, तेलंगाना के इलाके से ही माओवादियों को चुना जाता था। जबकि झारखंड में भी बड़े स्तर के कई माओवादी थे, पोलित ब्यूरो थे, उसके बावजूद उन्हें शीर्ष नेतृत्व पर नहीं लाया जाता था। लेकिन देव जी के वापस आ जाने के बाद अब देखना होगा कि माओवाद संगठन की जो बचे खुचे लोग हैं वो अपने स्ट्रक्चर को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, या कहीं अपने शीर्ष नेताओं की वापसी पर, उनकी अपील पर ऐसा ना हो कि वो भी लौट कर आ जाएं और आने वाले समय का फिर इंतजार करें। जो भी हो, कई सारे सवाल है जिसका जवाब कल बिल्कुल कई सवाल है। बने रहिए आप हमारे साथ। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, जैसा कि हम लगातार इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बसवराजू के मारे जाने के बाद चर्चा इसी बात की थी कि जो बड़े कैडर के नक्सली है वो कब सरेंडर करेंगे, और अब जो खबर आ रही है बड़ी खबर है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हमें करना होगा। इसके बाद की अगर बात की जाए तो क्या चुनौतियां अभी भी बची है? चूंकि देखिए डेडलाइन की अगर बात की जाए तो अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, जो डेडलाइन तय की गई है नक्सलियों के खात्मे के लिए। देखिए, मैं बता दूं कि जो ये डेडलाइन खींची गई 31 मार्च की, इसमें हथियारबंद नक्सलियों को सरेंडर करके और एक जो युद्ध जो चल रहा था बस्तर के अंदरूनी इलाकों में और सभी जगह उन जिलों में जो नक्सल प्रभावित है उसे खत्म करने की चुनौती थी, जिसमें सरकार लगभग 90% ये मान लीजिए कि सफल हो गई, क्योंकि बड़े शीर्ष के जो लीडर हैं उन्होंने सरेंडर भी किया है। कई इनकाउंटर में नक्सली मारे भी गए, मगर एक चुनौती अब भी ये भी बची है। जैसे हमारे साथी विकास जो काफी नक्सलवाद के बारे में जानते हैं, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती कि नक्सली मरने के बाद जो नक्सलवाद वाले जो इलाके उस इलाके में किस तरीके से सरकार काम करती है, क्या जो उनकी विचारधारा है उसे वो किस तरीके से मारती है और किस तरीके से विकास को लेकर के आगे बढ़ती है, इस पर सरकार को फोकस करना होगा। ये सिर्फ एक तारीख है और ऐसा कोई इसमें कोई निश्चित तारीख नहीं कि 31 तारीख होती है और उसके बाद पूरा नक्सलवाद के खिलाफ पूरा ऑपरेशन बंद हो जाएगा। सरकार ने एक डेडलाइन खींची 31 मार्च की। सरकार ने बहुत ताकत के साथ काम किया और नक्सलियों को वो मुंह तोड़ जवाब दिया। जो 30 साल का नक्सलवाद था उसे 1 साल में ही लगभग निश्चित नाबूद कर दिया है। मगर जो अभी जो बड़े नक्सली लीडर जैसे आज देव जी का और संग्राम का सरेंडर की बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि 16 नक्सलियों के साथ ये तेलंगाना के इलाके में सरेंडर कर सकते हैं, चाहे वो तेलंगाना में करे, छत्तीसगढ़ में करे या महाराष्ट्र में करे। सबसे बड़ी बात है कि उन नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है जो लगातार नक्सलवाद फैलाने का काम कर रहे थे। ये सरकार की एक प्रकार से एक जीत है और इसे मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में भी लगातार अगर इसी तरीके से काम होगा तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और सरकार जिस चिंता से आगे बढ़ रही है उस पर भी उसे सफलता मिलेगी। जी विकास, देखिए एक चीज हम ये भी देखते हैं कि जब भी कोई बड़े कैडर का नक्सली सरेंडर करता है तो जो बाकी के जो संगठन में और जो बड़े कैडर के नक्सली होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, या फिर नेतृत्व में जो नक्सली काम कर रहे होते हैं वो भी प्रभावित होकर हथियार डालते हैं। तो क्या हम ये समझे कि देवजी की तरफ से जो ये समर्पण की खबर आ रही है इसके बाद और भी जो बड़े कैडर के नक्सली है या फिर जो अभी भी सक्रिय है अलग अलग क्षेत्र में उनके तरफ से भी सरेंडर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए पूरा माहौल साइकोलॉजिकल है और देव जी का सरेंडर करना निश्चित ही तौर पर माओवादियों को साइकोलॉजिकल तौर पर तोड़ेगा और उनके जो बचे खुचे माओवादी हैं उनका जो आत्मविश्वास है जो देव जी के भरोसे टिके हुआ था वो भी निश्चित ही तौर पर टूटेगा और वो वापस आ सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ सरकार इस बात पर आगे पहल कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं कर्रेगुट्टा के हिल्स में अभी भी ऑपरेशन जारी है, चारों ओर फोर्स लगातार, हालांकि सफलताएं नहीं मिल रही हैं इसलिए वो बातें निकल कर नहीं आती, लेकिन फोर्स लगातार अभी भी जंगलों में है, अलग अलग इलाकों में उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जहां थोड़ी सी भी उम्मीद है माओवादियों के होने की वहां पर लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो माओवादी अभी बचे हुए हैं जब वो इस खबर को सुनेंगे कि देवजी ने भी सरेंडर कर दिया है तो निश्चित ही तौर पर उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वो भी वापस लौट कर आएंगे। ऐसा हो सकता है। जी
विकास, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि देखिए आप इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, नक्सलवाद की अगर बात की जाए, जिस चाहे हम हिड़बा की बात करें, बसवराजू की बात करें, अब जो देवजी की तरफ से यहाँ पर समर्पण की बात सामने निकल कर आ रही है, ये जो तमाम बड़े बड़े कैडर के जो नक्सली है, चाहे किसी का मारा जाना या फिर किसी का आत्मसमर्पण करना, अब आगे अगर देखा जाए तो अब कौन कौन से वो बड़े नक्सली अभी भी बचे हुए जो कि चुनौती है और उन्हें या फिर मार गिराए जाने या फिर आत्मसमर्पण के लिए अभी इंतजार करना होगा? देखिए, अगर सिर्फ नेताओं की बात की जाए तो अब सीसीएम में मुझे लगता है कि बहुत कम ही माओवादी हैं। झारखंड में कुछ लोगों को सीसीएम में प्रमोट किया गया था, हालांकि उसकी आधिकारिक सूची नहीं है। कारण ये है कि आखिरी समय में लगभग 2023-24 में इन लोगों को सीसी प्रमोट किया गया, जब रुपेश उर्फ सतीश कोपा को भी सीसी प्रमोट किया गया। उस दौरान झारखंड में भी कुछ लोगों को सीसी बनाया गया था। और अगर पोलित ब्यूरो की बात की जाए तो 2 ही पोलित ब्यूरो हैं, जिसमें एक गणपति हैं जो काफी उम्र दराज हो गए हैं और रिटायरमेंट भी ले चुके हैं महासचिव के पद से। उसके बाद मिसिर बेसरा बचे हुए हैं झारखंड में, जो कि अभी पोलित ब्यूरो के पद पर हैं सीसी। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अभी फिलहाल में एक ही बड़ा नाम है, पापा राव, जिसको लेकर सरकार पूरी कवायद और कोशिश कर रही है कि उसे या आत्मसमर्पण करवाया जाए या मुठभेड़ में मारा जाए, क्योंकि दोनों तरह के, और उनको लेकर तमाम तरह के अपील भी करवाए जा रहे हैं कि पापा राव भी लौट आए। तेलंगाना में भी बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम अभी दामोदर है और संग्राम, जो कि खुद अब बताया जा रहा है कि देवजी के साथ। बिल्कुल, आपके पास लौटोगे विकास, हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी जुड़ गए, सीधा उनका रुख भी कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी कामयाबी मिल रही है, नक्सल संगठन को बड़े झटके लग रहे हैं और अभी तक अगर देखा जाए तो ये शायद सबसे बड़ा झटका। बिल्कुल, देखा कि जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए और बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया। मारे गए माओवादियों में बड़े कैडर के लोग भी थे और सरेंडर करने वाले में भी बड़े कैडर के लोग थे। अब अगर देखें तो आज 22 तारीख हो गई है और फरवरी के महीने में 6 दिन बचे हैं और मार्च का महीना है, तो ऐसे में 40 दिन से कम समय ही बचे हैं। लेकिन उसी तारतम्य में लगातार जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और ये दबाव बनाया जा रहा है कि जितने भी माओवादी बचे हैं वो या तो सरेंडर कर दें या तो एंटी नक्सल ऑपरेशन में उनको एलिमिनेट किया जाए, मारा जाए। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। और अब जो सरेंडर किया है दुर्दांत के जो नक्सली देव जी हैं, उन्होंने सरेंडर किया है और उसके साथ साथ जो है संग्राम है, उसमें उन्होंने सरेंडर किया है। और जिस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है तो ये बड़ी संख्या में सरेंडर है, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया है। और इस सरेंडर की पुष्टि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कर दी है कि देव जी ने सरेंडर कर दिया है। तो इससे पहले भी हम देखें, जैसे कि हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं, और विकास क्योंकि अंदरूनी इलाकों में लगातार काम करते रहे हैं, माओवादी जो सरेंडर हुए उसके पीछे भी कई सारी उन्होंने रिपोर्ट की, तो उनके बताए अनुसार भी अगर देखें तो माओवाद अपने आखिरी चरण पर है। और क्योंकि कुछ ही संख्या जो है माओवादी जो कैडर की है वो बची हुई है, उनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं। एक वो वक्त था जब बड़े बड़े नाम हुआ करते थे माओवादी संगठन के, लेकिन अब जो है जिस तरीके से बड़े एनकाउंटर हुए उसमें बड़े माओवादी मारे गए और कई लोगों ने सरेंडर कर दिया, तो अब उंगलियों में गिने जा सकते हैं और कैडर जो है बहुत कमजोर है। तो ऐसे में ये जो सरेंडर है इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य जो है उस लक्ष्य से पहले देव जी का सरेंडर करना और उसके साथ साथ संग्राम का सरेंडर करना और 1 दर्जन से ज्यादा माओवादियों को सरेंडर करना, तब जब जो माओवादियों की जो संख्या है हम अब एक फिक्स संख्या या हम कहें कि उंगलियों में उनके कैडर को गिन सकते हैं। तो ये एक बड़ा झटका है। जब इनकी खबर अंदरूनी इलाकों के जो और कुछ कैडर के जो माओवादी हैं उनको लगेगी, तो हो सकता है कि उनका भी मन बदले और वो भी कुछ दिनों में सरेंडर का राह अख्तियार कर सकते हैं। जुल्फिकार, एक सवाल और था, हाल ही में हमने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा भी रहा था, इससे जुड़ा एक सवाल